हे एवरीवन, आई एम सीए पीयूष गुप्ता और आप सबके लिए ना जीएसटी की कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और इसमें हम जीएसटी को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे, सारी चीजें मतलब वन बाय वन चीजों को समझेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक तो जीएसटी को शुरुआत से हम समझेंगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से एक्चुअल में टैक्स होता क्या है, कितने तरीके के टैक्स होते हैं, वो सीक्वेंस रहेगी। रेगुलर इंटरवल पे आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी इनिशियली मैंने सोचा है कि हर सैटरडे आएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि अगर शेड्यूल चेंज होता है तो अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है कि वीक में 2 वीडियोस भी अपलोड करना, तो फिर मैं 2 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां पर पेड कोर्सेज भी रहते हैं जीएसटी के। सो लेटर ऑन स्टेज पे मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये कोर्स उन कोर्स से कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। जो पेड कोर्स हमारे ऐप के अंदर है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बल्कि मतलब एक चीज समझ के रखना कि जो भी हम सीखेंगे अभी वो बिल्कुल जीरो लेवल से होगा। डजेंट मैटर आप किस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स भी है ना, मतलब आर्ट साइंस कोई भी, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या उससे बड़े हैं, वर्किंग में है, कोई भी, आप इसको बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे और ऐसी लैंग्वेज में सीखेंगे कि शायद ही कभी इतना इजी आपने पढ़ा हो। क्योंकि जो जीएसटी है ना, तो जीएसटी इसको ना एक मजाक में कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। क्यों? इसको पढ़ के ना डर लगता है, एकदम ऐसा लगता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म बना रखी है गब्बर सिंह टैक्स। और उसको यही कि जैसे गब्बर से डर लगता था, हाँ भाई जीएसटी अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। मगर हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, इतना सिंपल मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पता नहीं क्यों सब इतना घबराते हैं जीएसटी को लेके। तो वो सारी चीजें हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्त सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक वर्ड है टैक्स, ठीक है, कि टैक्स एक्चुअल में होता क्या है, कि टैक्स मतलब क्या है। देखो सिंपल सा पर्पस क्या है, गवर्नमेंट हमसे कुछ पैसे चार्ज करती है। इसको एक सिंपल समझने के लिए एक एग्जांपल देखो, आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी ना। मूवीज में क्या होता है कि एक डॉन भाई होते हैं, फिर उनके सीनियर होते हैं, फिर उनके सीनियर होते हैं। तो अभी डॉन भाई क्या करते हैं, लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं, फिर वो जो कमाते हैं उसका कुछ शेयर बड़े डॉन भाई को देना पड़ता है। ऐसा सिनेरियो चलता है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कुछ कमाया थोड़ा सा मुझे भी दे दो, कुछ खर्च किया थोड़ा सा मुझे दे दो। मतलब आप पैसे से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट अपने आप मांगती रहती है। बट इस चीज को समझना, डॉन का और इसका बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि वो डॉन का सिनेरियो अलग है, बट गवर्नमेंट जो चार्ज कर रही है ये गलत नहीं कर रही। हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पैसे मांगे जा रही है। क्या है कि मतलब हम कुछ कमाते नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि पहले इनकम हुई है इनकम टैक्स दे दो, आपने कुछ खरीदा है उस पर जीएसटी दे दो, आपने कुछ प्रोड्यूस करा है तो पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, एक्साइज ड्यूटी दे दो, आप कभी एंटरटेनमेंट टैक्स कभी कोई से टैक्स हुआ करते थे, अभी मर्ज करके मैक्सिमम टैक्सेस को जीएसटी में कवर कर दिया। तो हर चीज पे आप मूवी देखने जा रहे हो वहां पे भी जीएसटी उसमें पे करना है, मोबाइल खरीद रहे हो फिर जीएसटी पे करना है। तो गवर्नमेंट हर चीज में अपना शेयर लेती जा रही है। तो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे। आप एक चीज को समझिए, हम गवर्नमेंट को पर्सनल पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब गवर्नमेंट हमसे कोई हफ्ता वसूली नहीं कर रही है। गवर्नमेंट हमसे शेयर मांग रही है। किस चीज के लिए? नेशन के लिए, कि अब आप जिस देश में रह रहे हैं, ठीक है, उस देश के लिए भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो अब आप भी देखिए कि हम सबको बहुत सारी फैसिलिटीज मिली होती है, ठीक है, हमें मतलब रोड मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिला है, सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है जो चीज। अब उस पर कमेंट नहीं करते कि आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, वो अच्छी है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट गवर्नमेंट तब भी बहुत सारे खर्चे कर रही है। तो ये खर्चे के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? ये गवर्नमेंट के लिए पैसा एक बहुत बड़ा पार्ट जो आता है वो कहां से आता है? टैक्स आता है। सिर्फ टैक्स एक चीज नहीं है, बट हाँ एक जो इतना सारा गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। देखो गवर्नमेंट अपनी जेब से तो खर्च नहीं कर पाएगी ना, एक पर्सन बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, वो अपनी जेब से इतना खर्च नहीं करेंगे ना। तो कहां से पैसा आएगा? वो टैक्स के थ्रू आएगा। तो अगर हम कहें तो टैक्स का समझ में आया कि टैक्स और कुछ नहीं है। टैक्स वही है कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट उसमें से कुछ कह रही है कि कुछ पैसा मुझे देना है और वो हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखिए, जो वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं ना, अगर आप इसको सीरियसली पूरा फॉलो करने के इंटरेस्ट में है कि हाँ पूरा समझोगे, पूरा सीखोगे टैक्स, आपको जीएसटी का सीखना, तो एक नोटबुक अपनी प्रिपेयर कर लीजिए, छोटी सी नोटबुक कर लीजिए, ज्यादा मतलब बड़ी कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते रहिए, वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन करिए। अब सिंपल इतना मत लिखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने डॉन लिख दिया, अब इसको एक साल बाद पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा कि डॉन और गवर्नमेंट का क्या था।
तो अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करके नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं। अब बात ये आती है कि हमारे पास जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं। जो टैक्सेस हैं वो कितने तरीके के, मेजरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेनली हमारा आता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मेनली हमारा आता है जीएसटी। जीएसटी के अलावा इसमें काफी सारे टैक्सेस और भी होते हैं। वेट आज भी है, सीएसटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, बहुत सारी है, बट इनसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूं तो 99% से भी इनफैक्ट ज्यादा आइटम्स पे सिर्फ जीएसटी ही अप्लाई होता है, बाकी टैक्सेस अप्लाई नहीं होते। तो जो मेन फोकस हमारा है वो किस पे है, इनकम टैक्स पे, और किस पे है, जीएसटी पे। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमने टैक्स तो समझ लिया, चलो इनकम टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ये भी हम समझ लेंगे, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों का पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये इनका एक्चुअल में है क्या यूज, क्यों मतलब क्या चीजें ये एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा। अब जीएसटी में करियर बनाना, अगर आप करियर बनाने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप ये कोर्स वीडियो जो देख रहे हो, पूरी सीरीज फॉलो करने का प्लान कर रहे हो, तो जीएसटी में अपना करियर बनाने की आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे तो पूरा एक लिंक मिल जाएगा जहां पे मैंने इन डेप्थ एक्चुअल में पूरा एक्सप्लेन करा है कि कैसे आप टैक्सेशन में अपना करियर बना के ना 25 लाख रुपीज तक भी अर्न कर सकते हो। कितना, 25 लाख रुपीज पर ईयर। अब बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, इम्प्रैक्टिकल लगता है कि मजाक रखा है क्या 25 लाख रुपए, बट उस वीडियो को देखना, आप अपने आप रियलाइज करेंगे कि एक्चुअल में मैंने सारी चीजें प्रूव करी है, और इनफैक्ट इससे ज्यादा भी अर्न करना पॉसिबल है। तो वो वीडियो आप बाद में डिस्क्रिप्शन में देख के वहां से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जीएसटी से पहले ना टैक्सेशन में अपना करियर बनाना मुश्किल होता था, क्योंकि इससे के पहले क्या थे, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एक्साइज, ये तो 4 मेन टैक्स हुआ करते थे, और इसमें भी फिर हर स्टेट का अपने डिफरेंट रूल हो जाते थे कि सर्विस टैक्स तो ऑल ओवर इंडिया सेम रहता था, वैट वगैरह ये सब डिफरेंट हुआ करते थे। फर्दर वीडियो में हम इस पे बात भी करेंगे कि जीएसटी से पहले कौन से टैक्सेस होते थे कि जो कि कंबाइन हो गए, अभी जीएसटी में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी चीजें ना पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी, एक पर्सन कितने सारे टैक्सेस को समझो, और हर स्टेट में फिर डिफरेंट टैक्सेस के अपने रूल्स रेगुलेशन है। अभी 1 नेशन 1 टैक्स, आप जीएसटी पढ़ के पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपना वर्क कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे सकते हो, सब चीजें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है। देखो, डायरेक्ट जैसा ही नाम से पता चल रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो पर्सन इससे पैसा कमा रहा है ना डायरेक्टली, वो ही मुझे पेमेंट करे। मतलब गवर्नमेंट यहाँ डायरेक्टली पैसा ले रही है, इनडायरेक्टली नहीं ले रही है, डायरेक्टली ले रही है। इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। अब एक एक करके समझेंगे कि पहले, हाँ भाई, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या। डायरेक्ट टैक्स का पर्पस है कि जो पर्सन अर्न कर रहा है वो ही क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। किसको, गवर्नमेंट को। बात समझ में आई? मतलब आपने इनकम जनरेट करी, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी क्या आई, सैलरी आई, ठीक है, आपने सैलरी अर्न करी। मान के चलते हैं आपकी सैलरी कितनी है, 10 लाख में बोल देता हूं, ठीक है, 10 लाख आपकी एनुअल सैलरी है। अब यहाँ पे 10 लाख की सैलरी पे आपको क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। कौन देगा, आप दोगे। सैलरी किसकी है, आपकी। आप कौन, ये रे, ठीक है, ये आप है। खुश एकदम कि अरे भाई 10 लाख रुपए कमाए, अभी मजा आ गया, 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए। बट एक रफ फिगर ऐसी बोल रहा हूं मैं, पूरा टैक्सेशन की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे 10 लाख है, इसमें से हमने रफली कह दिया कि 2.5 लाख रुपीज तो गवर्नमेंट को देने पड़ जाएंगे आपको। किस लिए, इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और आपके पास सिर्फ कितना बचे, 7.5 लाख। अभी जो चेहरा ऐसा था ना, अब आपका ऐसे हो गया एकदम गुस्से में, वही कमाने को तो 10 लाख रुपए कमाया था और मेरे पास आए कितने, 7.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। तो ये गवर्नमेंट जो ये पैसे ले रही है ना, ये आपसे क्या ले रही है, टैक्स चार्ज कर रही है। ये किससे चार्ज कर रही है, डायरेक्टली उस पर्सन से चार्ज कर रही है जिसने वो पैसा कमाया है। तो आपने कमाया है तो ये पैसा आपसे चार्ज होगा, तो ये क्या कहलाएगा,
डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा कि मेनली कौन सा होता है, इनकम टैक्स होता है। कौन सा, इनकम टैक्स। तो ये गवर्नमेंट ने क्या करा, जो आपकी इनकम हुई उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज कर दिया, और इसकी पेमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट को आप करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा इनकम टैक्स का अपना पार्ट हुआ। अब यहां पे वीडियो पॉज करके फिर से कर लो नोट डाउन, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम कह देते हैं आईडीटी, और जिसमें मैंने आपको मेजरली बताया कि जीएसटी होता है। यहां पे सिस्टम अलग है, यहाँ पे कमाई कोई कर रहा है और उसका जो पेमेंट कर रहा है वो कोई और कर रहा है। मतलब यहाँ पे किसी और से लेना चाह रही है गवर्नमेंट, बट पे कोई और कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या होता है, आप मार्केट में गए, कोई सामान खरीदने गए, फॉर एग्जांपल आपको एक मोबाइल परचेज करना, ठीक है, मोबाइल परचेज करना था, आपने 10,000 का मोबाइल लिया, इसके ऊपर जीएसटी आपने पे किया 1800 रुपीज का, तो टोटल मिला के आपको 11,800 का मोबाइल। तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता है, आप जब खरीदते हैं तो आप वहां पे क्या देखते हैं, जब फ्लिपकार्ट पे खरीदे या अमेजोन पे खरीदा, आपने देखा ओके 11,800 का मोबाइल है, बट एक्चुअल में पता है क्या, इसमें से 1800 तो किसके पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास, कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं। और ये जो 10,000 रुपीज है ये कंपनी के पास जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, आपने सैमसंग का मोबाइल लिया तो 10,000 रुपीज ही सिर्फ सैमसंग के पास जा रहे हैं, बाकी 1800 तो इसमें से गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। और आपने कितना पे किया, 11,800 रुपए। अब ये जो पेमेंट है 1,800 रुपए, इसका सिस्टम कैसे हुआ, इसका सिस्टम कैसे हुआ समझो। आपने तो सैमसंग को पे कर दिया, सैमसंग की वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने देखा, आपने क्या करा, पेमेंट करी, अपना चेकआउट किया, 1,800 रुपए, वो 11,800 रुपए आपने क्या करे, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट कर दी। आपकी जेब से कितने गए, 11,800। सैमसंग के पास कितने आए, सैमसंग के पास कितने पहुंचे, 11,800 पहुंचे तो पूरे ही है ना, 11 आपने पेमेंट करी तो उसके पास पहुंचे। बट इसमें से क्या करेगा सैमसंग, सैमसंग क्या करेगा, 1,800 रुपीज तो किसको दे देगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेगा, और 10,000 रुपीज किसके पास, अपने पास है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है, सैमसंग कर रहा है। पहले वाले में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, आप टैक्स पे करो गवर्नमेंट को। यहाँ पे आपकी कोई टेंशन नहीं, आपने सामान खरीदा, बस आपका काम निमट गया। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट को पे करने का काम है वो किसका है, सैमसंग का। अब इस चीज को समझो, ये जो 1,800 रुपए किसकी जेब से गए, सैमसंग की या आपकी जेब से, आपकी जेब से गए ना, पेमेंट तो आप ही ने कर दी है उसकी, आपको पता नहीं चला, आपने तो कहा अच्छा 11,800 का मोबाइल है, खरीद लेता हूं, आपने ध्यान नहीं दिया। बट उसमें 1,800 की पेमेंट तो टैक्स की थी, जो पे किसने किया, आपने किया। बट क्या डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को दिया, नहीं, आप ये रहे, ठीक है, यहाँ पे खुश खुश, अरे भाई मैं तो 11,800 का मोबाइल खरीद के ले गया, डिस्काउंट में मिला था, मजा आ गया। आपने इसमें से टैक्स दिया, किसको दिया, सैमसंग को, और सैमसंग ने किसको पे किया, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टैक्स लेना आपसे ही था, बट डायरेक्टली आपसे नहीं मांगा। इस केस में गवर्नमेंट ने पहले सैमसंग को कहा कि आप उससे लो और मुझे दो। क्यों, अब यहाँ पे लोग, गवर्नमेंट का कहना था कि देखो भाई इतने लोग हैं, पब्लिक है, कुछ ना कुछ तो खर्च कर ही रही है ना, मैं हर किसी को कैसे देखूंगी, गवर्नमेंट का कहना है कि हर किसी का कैसे मैनेज करूं कि वो टैक्स टाइमली पे कर रहा है नहीं कर रहा है। और पता चला किसी ने 1,000 रुपए खर्च करे तो अभी उसके ऊपर 100 रुपए के लिए, 180 रुपए के लिए मैं क्या ही बात करूं। तो गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी कंपनीज पे, जो बड़ी कंपनी है, जो टर्नओवर लिमिट वगैरह होती है वो हम देखेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तुम कस्टमर से लो और हमें पे करो, हम अगर नहीं पे करा हम तुम्हें पकड़ेंगे, कस्टमर को हम कुछ नहीं कहेंगे। इनकम टैक्स के केस में अलग था। इनकम टैक्स के केस में जो हमारा डीटी हो गया ना, उसमें गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम कमा रहे हो, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हो, तुम्हारे पास भी अब पैसा अच्छा है, तो तुम डायरेक्टली मुझे पे करो, क्योंकि बीच में कोई कंपनी इन्वॉल्व ही नहीं है। वहां पे टीडीएस का कंसेप्ट आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है अभी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अभी तो हम इतना ही इसको रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर समझेंगे। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन चीजों को समझो। एक सेकंड रुको, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है मुझे आपको। पहली चीज, सब्सक्राइब करना अगर आप यहां तक देख रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली आप यहां तक देख रहे हो तो कंटेंट आपको पसंद आया, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको हर, जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं हर सैटरडे को 8:15 पे अपलोड करूंगा वीडियो, ठीक है, हर सैटरडे 8:15। बट जिस टाइम मैं अभी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया, लेटर ऑन स्टेज पे हो सकता है चेंज हो, तो चैनल आप
मतलब चेक करते रहा करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको पता है जरूरी नहीं है वो सारा कंटेंट आपको टाइमली दिखाए। सेकंड थिंग, जो हमारे पेड कोर्सेज है वो डिफरेंट है कंप्लीटली। वो वाला कंटेंट और यूट्यूब का कंटेंट सेम नहीं होगा। वहां पे अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में हम चीजें डिफरेंट कवर करेंगे, क्योंकि ये वाला तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी एनरोल कर रखा होगा, ठीक है, पेड कोर्सेज। तो पेड कोर्सेज में भी एक बेसिक लेवल का कोर्स आता है। अगर जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 499 के अंदर कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक लेवल का सारा कंटेंट 7 कोर्सेज कवर हो जाते हैं और आपको उसके अंदर सर्टिफिकेट भी मिलता है। बट ये लिमिटेड टाइम के लिए जल्दी मोस्ट प्रोबेबली हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक लेवल का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो यहाँ पे आप जो सीखेंगे बेसिक लेवल का सीखेंगे। फिर एक एडवांस कोर्सेज है। एडवांस कोर्सेज में क्या है, वो बेसिक प्लस एडवांस दोनों है। मतलब अगर आप एडवांस कर रहे हो तो फ्री वाले लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एडवांस वाला ले सकते हो। एडवांस वाला कोर्स, मैं उसको कोर्स नहीं कहता हूँ, क्योंकि कोर्स में तो देखो मतलब अगर आपको एक सिर्फ रिटर्न फाइलिंग सीखनी है, रजिस्ट्रेशन सीखना है, सिर्फ आपका फोकस इन्हीं चीजों पे, तो यूट्यूब बहुत है, गूगल बहुत है, सब कुछ गूगल यूट्यूब पे पड़ा है। बट उससे मतलब नहीं है ना। आप वो सब चीजें सीखोगे तो उससे कमाना तो आना चाहिए ना। सीखने को तो आपने कॉलेज में, स्कूल में लाखों रुपए की फीस देके, अपनी पूरी लाइफ देके वहां पे बहुत कुछ सीख लिया, बट उससे जॉब मिली क्या? नहीं मिली ना। तो हमारे जो कोर्सेज है ना, ये अर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है। मतलब इसमें ये चीजें तो बहुत अच्छे से सिखाई गई है, रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, बट उसके अलावा ये इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखा है कि उससे कमाया कैसे जा सके। और एक चीज और है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो भी कोई सिखाता करता है ना, या आप भी सीखते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि सब कुछ सीख जाओ, सब कुछ, कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। और सब कुछ कभी नहीं सीखा जा सकता। आपको इंग्लिश पूरी आती है, हिंदी पूरी, मैथ्स पूरी आती है कि नहीं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ बचा होगा, जबकि वो तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको दिल्ली जाना है ना, दिल्ली में रहना है, तो दो ऑप्शन है, या तो पूरा दिल्ली घूम घूम के वहां के पूरा एक एक गली जो कॉलोनी है वो उसका एरिया याद करो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप मैप देखना सीख जाओ। मैप देख के सीखने के फिर दिल्ली जाओ या पूरे वर्ल्ड में कहीं जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें ये चीज सिखाई गई है। मतलब ये चीज जब तक जाओगे ना, आप कभी कमा नहीं पाओगे, क्योंकि कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि कभी इस चक्कर में आप सीख ही नहीं पाओगे जो चीज जरूरी है। कोर्स के अंदर वो सारी चीजें सिखाई हैं जिससे आप अपनी एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हो। और स्टूडेंट्स वाकई में 25 lakhs या इनफैक्ट इससे ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो सारी चीजें देख लीजिए। हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ जीएसटी। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी एक बार उसको देखना। उसमें हमने समझा था कि टैक्स क्या होता है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें मेनली इनकम टैक्स होता है, और जो हमारा आईडीटी होता है इसमें मेनली हमारा जीएसटी होता है। तो पूरे उसमें हमने यही समझा था, पर्पस समझा था कि टैक्स एक्चुअल में कैलकुलेट किस तरीके से होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। इन चीजों को हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से जीरो लेवल से बिल्कुल चीजों समझा था, ठीक है। अब जो हम समझने वाले हैं इस पार्ट में, इस वीडियो में, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। जीएसटी का चार्ज जो है, मतलब जीएसटी वर्क कैसे करता है, इस चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। और उसके बाद एज पर द सिचुएशन हम देखते हैं टाइम के हिसाब से कि टाइप्स ऑफ जीएसटी जो होते हैं हमारे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो जीएसटी है, जीएसटी 3 लेटर से बना है, जी, एस एंड टी। जी का मतलब है गुड्स, एस का मतलब है सर्विसेज, और टी का मतलब है टैक्स, ठीक है। मतलब जीएसटी जो है वो टैक्स है जो हमारी किस चीज के ऊपर लगता है, गुड्स के ऊपर लगता है या फिर सर्विसेज के ऊपर लगता है। अब देखो, जो गुड्स और सर्विसेज की लीगल डेफिनेशन है, मतलब जो एज पर द लॉ है, जो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग है, उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। तो वो हमारे जीएसटी के, अगर आप पेड कोर्स देख रहे हैं तो उसमें कवर हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, आपको क्लियर यहाँ पे भी पूरा हो जाएगा। गुड्स नॉर्मली हम जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, गुड्स मतलब कोई भी सामान जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो गुड्स होगी। जैसे हमारा पेन हो गया, मोबाइल, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, क्लोथ्स खरीद रहे हैं, तो हर चीज जो भी हमारी गुड्स में आ गई वो गुड्स में। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत टेक्निकल अगर लैंग्वेज में जाएंगे, लीगल लैंग्वेज में, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है।
सर्विसेज में वो सारी चीजें आ जाती है जहां पे हम कोई सर्विस दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स नहीं सेल कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, वहां पे कुछ चीज सेल कर रहे हैं क्या, नहीं, मेडिसिन गुड्स है, बट जो डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं वो क्या, सर्विस। चार्टेड अकाउंटेंट लीगल कंसल्टेंसी, अगर मैं आपको कोई लीगल कंसल्टेंसी दे रहा हूं, तो कोई फाइनेंशियल टैक्सेशन एडवाइस दे रहा हूं, दैट इज ऑल्सो सर्विस। एक टीचर अगर कुछ पढ़ा रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। बात समझ में आ रही है? तो सर्विसेज, इन सब चीजों के ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा, और जो गुड्स होती हैं उनके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए, हर चीज पे जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गुड्स पे भी होगा, सर्विस पे भी होगा। और सर्विस की डेफिनेशन बोल देती है कि गुड्स के अलावा जो कुछ भी है वो सर्विसेज है। तो मतलब हर चीज के ऊपर जब भी कुछ सेल परचेज होगी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इसमें इसके बाहर कुछ ऐसा बचता ही नहीं है। तो डेफिनेशन ही इस तरह से ड्राफ्ट करिए कि उसमें कुछ बचा ही ना जाए। ठीक है, क्या चार्ज होगा, टैक्स चार्ज होगा। टैक्स का मतलब जो होता है ये हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। ये चीज तो आपको समझ में आई कि हाँ जीएसटी क्या है, उसका मतलब क्या है और किस चीज के ऊपर वो चार्ज होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा, अगर आप प्रॉपरली सीरीज फॉलो करके सीखना चाह रहे हैं तो। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या यही होती है? नहीं, ये इसकी गलत डेफिनेशन है। और आप बहुत सारी जगह आप ये फुल फॉर्म देखेंगे, डेफिनेशन नहीं फुल फॉर्म, बहुत जगह ये फुल फॉर्म देखेंगे जो कि गलत है। इस सर्विसेज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे गुड्स है ऐसे ही सर्विसेज होना चाहिए। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बारीकी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक सिंगल गुड के ऊपर या सिंगल सर्विस के ऊपर नहीं है। ये जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सबके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगेन मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। अगर आपको पहले से पता हो तो कहीं आप सोचेंगे कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, सब चीजों पे कहाँ होता है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। हाँ, दैट्स टोटली ओके, वो हमारा फर्दर पार्ट है। अभी जो हमें मीनिंग समझना है वो यहाँ समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप चल जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी एग्जेम्प्ट है, कौन सी जीएसटी के शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड है, और कौन सी ऐसी है जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि पेट्रोल। तो वो सारी चीजें डिफरेंट है, बट हम डेफिनेशन का मीनिंग अपना समझते हुए चल रहे हैं, तो उस तरीके से इस चीज को प्रॉपरली समझते हुए चलो। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब जो जीएसटी है ना, तो जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि वैट हुआ करता था, सीएसटी, एक्साइज हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स भी एक हुआ करता था। तो वो कई सारे टैक्सेस हुआ करते थे जो कि अब मर्ज होके सिर्फ किस में कन्वर्ट हो गए, जीएसटी में। आज भी ये टैक्सेस चार्ज होते हैं, बट 5-6 आइटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, मैक्सिमम पे अब ये चीजें चार्ज नहीं होती। तो हम अपनी बात नॉर्मली करते चले, तो अब जो चीजें हम देखेंगे या नॉर्मली डे टू डे में किसी पे भी अब ये वैट, सीएसटी, एक्साइज नहीं चार्ज होता है, एंटरटेनमेंट भी नहीं चार्ज होता है। अब कहाँ होता है, जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी है वो आज भी है, इनकम टैक्स आज भी है, टीडीएस आज भी है। करेक्ट है। फिर ईएसआई, पीएफ वगैरह वो सारी चीजें वो तो डिफरेंट होगी, तो वो सारे टैक्सेस तो अब भी हैं। टैक्सेस नहीं खोलूंगा उनको मैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे हो गई। बट मेनली अब आप समझ रहे हो, पहले इतना सारा हमें पढ़ना पड़ता था, अब सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है। हमें सारी चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये बात आती है, सेकंड टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, देखो इसको ना एक स्टोरी की तरह समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फादर है, फादर का नाम क्या है, जीएसटी। ठीक है, अब बच्चों का नाम जो है, उनके नाम पूरा नाम जैसे पहले यूज किया करते थे, फादर का नाम भी जुड़ता था ना। जैसे एक्टर है ना नील नितिन मुकेश, तो वहां पे फादर ग्रैंडफादर के नेम भी ऐड है। पहले ऐसे ही हुआ करते थे, फादर का नेम भी ऐड होता था, ऐसे ही सब। तो बच्चों के नाम में भी क्या जीएसटी तो आएगा ही आएगा, इनके नाम में भी जीएसटी आएगा। ठीक है, चलो मैं एक 4 और ऐड कर देता हूं, एक्चुअल में 3 है, मैं समझाऊंगा अभी। और इनके अपने अपने नाम पता क्या रखे, इसका रखा स्टेट, या मैं इसको रखता हूं क्या, सेंट्रल। एक हमारा रखा इंटीग्रेटेड, और एक हमारा रखा यूनियन टेरिटरी। ठीक है,
तो मतलब एक जीएसटी है फादर, उसके 4 बच्चे हैं, एक स्टेट है एक का नाम सेंट्रल है, एक का नाम इंटीग्रेटेड है और एक का नाम यूनियन टेरिटरी है। ये समझ में आई, एक फादर उसके 4 बच्चे। अब इनके नाम में जीएसटी तो लगेगा क्योंकि सरनेम कहां से आएगा, फादर के नेम से ही आएगा ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब इस चीज को समझना, ये एक तरीके का मतलब इसकी अपनी हैबिट्स है, ये थोड़ा अच्छा सा बच्चा है, ये थोड़ा सा शरारती बच्चा है। ये जो इंटीग्रेटेड है ना, ये इन दोनों का मिक्सचर है, ये मतलब दोनों के ऊपर गया है, अपने दोनों भाई बहनों की तरफ। ये ना थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा सा शरारती भी है। और जो यूनियन टेरिटरी है ना, ये बिल्कुल कॉपी है किसकी, स्टेट की। मतलब इसमें ना 4 बहन भाइयों में, भाई मान लेते हैं, बहन छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई ऑफेंस मत लेना। स्टेट जो है और जो यूनियन टेरिटरी, ये बिल्कुल एक जैसे भाई है, मतलब कॉपी, फोटो कॉपी, हम शक्ल, ठीक है ना, जुड़वा भाई से समझो। सेंट्रल इससे डिफरेंट है बिल्कुल, ये डिफरेंट है। और इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया। ये ना थोड़ा सा इसके ऊपर गया, सेंट्रल जैसा है, थोड़ा सा स्टेट जैसा है। इतना कहानी समझ में आई है। अब आप कहोगे कि सर क्या समझाया जा रहा हो, समझो, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई है चीज यहां तक? तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जीएसटी, उसके स्टेट, सेंट्रल, इंटीग्रेटेड और यूनियन टेरिटरी, जीएसटी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में पार्ट में बात करते हैं। जो स्टेट है यहां पे अभी थोड़ा सा समझेंगे, बाकी डिटेल में धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि एक साथ सारा चीजें ऐसे क्लियर नहीं होंगी। स्टेट में क्या होता है, ये जो हम जीएसटी पे कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जीएसटी का सिस्टम कैसे होता है, कंपनी हमसे चार्ज करती है और फिर कंपनी गवर्नमेंट को पे करती है। जहां पे एसजीएसटी चार्ज हो रहा होता है, वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा होता है। जहां पे एसजीएसटी चार्ज हो रहा होता है, वो स्टेट के पास जाता है। जहां सीजीएसटी चार्ज हो रहा होता है, वो किसके पास जा रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जहां आईजीएसटी है, ये बड़े भाई की तरह, ये दोनों में क्या करता है, मिल बांट के करता है, दोनों की तरह थोड़ा थोड़ा सा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट के पास जाता है और थोड़ा सा किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास जाता है। यूनियन टेरिटरी वाला किसके पास जाता है, यूनियन टेरिटरी के पास जाता है। यूनियन टेरिटरी आपको पता है ना, इंडिया में यूनियन टेरिटरी है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों में से कोई सा एक चार्ज होगा, उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि या तो कोई स्टेट होगा या वो यूनियन टेरिटरी होगी। स्टेट अपने हैं, यूनियन टेरिटरी अपनी है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है ना कोई कि हम स्टेट भी बोल दें उसको यूनियन टेरिटरी बोले, ऐसा। ये चीज समझ में आई। तो हमें टोटल मिला के क्या समझ में आया, एक जीएसटी है जिसके 4 पार्ट हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, और एक यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी एक्चुअल में एससीएसटी जैसा ही है। तो मैं मेनली इसको क्या बोलूंगा, एक एससीएसटी, एक सीजीएसटी और एक आईजीएसटी है। एसजीएसटी की ही एक अल्टरनेट है यूटीजीएसटी, ठीक है। तो मैं मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बात करूं। ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो अगर कहीं पे मैं ये बोलूं कि कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर 4 हुआ, नहीं, समझ लो कि चौथा है, बट 4th जो है वो एक्चुअल में एक ही बात। क्लियर हुई ये बात यहां तक? चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें सारी मैनेज होती हैं। मतलब कोई हम टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास कौन सा जाएगा, स्टेट सेंट्रल के पास कौन सा जाएगा, इंटीग्रेटेड में कैसे होगा, ये कैसे चार्ज होते हैं, क्या सिस्टम होता है, पूरा उसमें हम समझेंगे। और मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, जो ऐप के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां पे ऐप के अंदर जो कोर्स है वो पेड कोर्सेज है, वहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और वो अर्निंग ओरिएंटेड है। वो किस तरह से 100% अर्निंग ओरिएंटेड है। तो वहां से सीख के बहुत कुछ, वो चीजें जो वहां पे हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होंगी। ये 1-2 वीडियोस थोड़ी सी वहां पे कवर रहेंगी, बाकी आगे का सब कुछ डिफरेंट होगा। तो ये आप सीख सकते हो अगर आपको फुल फ्लेज इसमें करियर बनाना है, और कैसे आप 25 लाख रुपीज तक अर्न कर सकते हो विद डिटेल कैलकुलेशन। उसका लिंक भी आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्दर आगे स्टडी करने के लिए। चलिए इस वीडियो में ना अब हम फर्दर समझते हैं, 3rd पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो कवर कर लेना, बिल्कुल सीरीज चल रही है 0 लेवल से। तो अभी तक हमने देखा कि टैक्स क्या होता है। मैं एक बार बता देता हूं आपको कि हमने क्या क्या देखा है अभी तक। टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा। जीएसटी का मतलब समझा, उसकी फुल फॉर्म समझी। कुछ टैक्सेस पहले कौन कौन से थे वो अभी इसमें मर्ज हो गए, उसके बारे में हमने समझा। फिर इसके टाइप समझा कि टाइप्स में 3 टाइप्स हैं, जिसको हम 4 टाइप्स में बोल सकते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एक हमारा कौन सा, यूटीजीएसटी, ठीक है। तो ये हमने समझा।
उनके बहन भाई की तरीके से समझ के समझा कि कौन सा किस तरीके से आपस में एक दूसरे के जैसा है। अब जो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो हम ये पूरा समझेंगे कि जीएसटी वर्क कैसे करता है, कैसे वो एसजीएसटी चार्ज होगा, कैसे सीजीएसटी होता है, किस तरीके से मतलब पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है जीएसटी का, वो हम पूरा इसमें समझने वाले। देखो, आप कभी भी जीएसटी जो चार्ज कर रहे हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सेल के ऊपर चार्ज होता है। जब आप कोई चीज सेल कर रहे हो, एक्चुअल में टेक्निकल लैंग्वेज सप्लाई है, बट सप्लाई की फिर अपनी डेफिनेशन हो जाती है, जो कि फिर मैं कहूंगा कि पेड कोर्स के अंदर टेक्निकल चीजें भी जहां आप समझ रहे होंगे कंसल्टेंसी ओरिएंटेड, तो वो चीजें वहां पे कवर्ड है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की बात करते हैं, अगर इजी लैंग्वेज में, तो सेल के ऊपर हमारा क्या चार्ज होता है, जीएसटी चार्ज होता है जब भी आप कोई चीज बेच रहे हो। अब सेल ना दो तरीके से हो सकती है, या तो सेम स्टेट में हो सकती है, जिस स्टेट में है आप उसी में, या फिर अनदर स्टेट में हो सकती है। ठीक है ना, मतलब उस स्टेट में नहीं करा, आपने दूसरे स्टेट में कर दिया। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हरिद्वार उत्तराखंड में रहता हूं, तो उत्तराखंड से उत्तराखंड में मैंने यहाँ पे हरिद्वार एक सिटी है, देहरादून एक सिटी है, हरिद्वार से मैंने कोई चीज सेल करी और कहां पे, देहरादून में करी, तो स्टेट कौन से हैं, सेम स्टेट है, दैट इज यूके। अनदर स्टेट कैसा हो गया, मैं यहाँ पे उत्तराखंड में हूं और मैंने यहां से मुंबई में कुछ सेल करा, ठीक है, तो अभी स्टेट बदल गया ना, महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पे मतलब मुंबई बोल दो, आप उसको महाराष्ट्र बोल दो, ठीक है ना, कि स्टेट तो महाराष्ट्र होगा, तो यूके से आपने महाराष्ट्र में बेचा तो ये अनदर स्टेट में सेल होगी। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो जीएसटी में हम उसको दो नजर से देखेंगे। पहले ये चेक करेंगे कि वो भाई सेम स्टेट में हो रहा है या अनदर स्टेट में हो रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि सर इससे क्या फर्क पड़ा, अगर सेम स्टेट में हो रहा है या अनदर स्टेट में हो रहा है। अगर सेम स्टेट में हो रहा है तो हम यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करेंगे, अगर दूसरे स्टेट में हो रहा है तो हम यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मैं एस बोल रहा हूं स्टेट, तो वहां पे यूनियन टेरिटरी के केस में यूनियन टेरिटरी का चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे फिर एस नहीं होगा। अगर किसी यूनियन टेरिटरी में सेल हो रही है, और यहाँ पे तो मैंने यूके बोला, बट अगर मैं यूके की जगह किसी यूनियन टेरिटरी में रहता हूँ और वहां से सप्लाई कर रहा हूँ, तो वहां पे फिर यूटीजीएसटी हो जाएगा। सब कुछ सेम सही रहता है, खास फर्क नहीं आता है, तो बस नाम में फर्क आता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो एसजीएसटी को अब हम यूटीजीएसटी का कॉपी मान के चलेंगे, हम शक्ल भाई हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अदर स्टेट में कर रहे होंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटेड चार्ज होगा। नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूं। तो अभी हमने समझ में आया, सेम स्टेट में अगर सेल हो रही होगी, एक्चुअल टेक्निकल वर्ड क्या है, सप्लाई हो रही होगी, क्योंकि सप्लाई में काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं जो कि सेल के बाहर भी है, ठीक है ना, तो सप्लाई की डेफिनेशन वाइडर है। सेम स्टेट में अगर हम कर रहे हैं, सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे दो चीजें चार्ज होंगी, एक तो होगा सीजीएसटी और साथ के साथ में क्या लगेगा, एसजीएसटी, ठीक है। इसको सेम स्टेट को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। जब भी हम कुछ बात कर रहे होते हैं ना सेम एरिया में, तो हम उसको इंट्रा बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आ रहा है अनदर स्टेट में, हम कहते हैं दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी चार्ज होगा, वो कौन सा होगा, आईजीएसटी। इसको हम क्या बोलते हैं, अनदर स्टेट वाली ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट, जैसे हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल मतलब दो देशों के बीच में, इंडिया प्लस अमेरिका, इस तरह की को हम बोलते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेट, तो इंटरनेट इज ऑल्सो दो चीजों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंट्रानेट होता है जब हम किसी एक लोकेशन में जो लैंड की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे इंटरनेट, तो ये नॉर्मल वर्ड्स हैं इंग्लिश के। तो हम सेम स्टेट जो है, ये टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये टेक्निकल वर्ड नहीं है। ऐसे ही अनदर स्टेट को टेक्निकल वर्ड नहीं है। टेक्निकल वर्ड्स क्या है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट के केस में दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर स्टेट के केस में सिर्फ एक टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी। बात क्लियर हुई, पूरी तरह से समझ में आया कि हाँ इस तरीके से। अब कैसे चार्ज होगा, क्या कैलकुलेशन होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको भी हम धीरे धीरे कवर करते हैं, बट इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज और, यहां पे आपको मैं अगर कहूं 80% लोग गलत हो जाते हैं। आईजीएसटी की फुल फॉर्म पता क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ना, इंटर स्टेट नहीं है, लगता है इंटर स्टेट पे है, बट उसकी फुल फॉर्म इंटर स्टेट नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था क्या है,
इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड है, इसमें दो टैक्स इंटीग्रेटेड है, ठीक है। लगता है इंटरस्टेट पे, बाई चांस शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो दोनों में आई आ गया, बट इंटरस्टेट के बेस पे उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई है। इंटरस्टेट इज अ डिफरेंट थिंग, इसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड है। ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुई ये बात आपको? मतलब सब ओके है? चलो अब बात आती है टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। देखो टैक्स के ना बहुत सारे रेट्स होते हैं, रेट्स के ऊपर भी हम फर्दर कभी वीडियो में बात करेंगे। एक टैक्स का रेट हुआ 18%, ये मोस्ट कॉमन टैक्स रेट है, मतलब मैक्सिमम आइटम्स पे आपको 18% का टैक्स रेट दिखता है। अब क्या होगा कि किसी भी आइटम पे कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, अगर उस पर 18% का जीएसटी, तो टोटल 18% का ये जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज 1000 रुपीज की है, इसके ऊपर 18% कितना हुआ 180, तो टोटल चीज की वैल्यू कितनी 180। तो यहाँ पे कस्टमर कितना पे करेगा 1180, गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा 180, और जो सेलर के पास अपना प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 1000, ठीक है। एक सेकंड, वो कितना हुआ 1000। बात क्लियर हुई, समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं जीएसटी की कैलकुलेशन होगी, वो मेन प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगी। इसके ऊपर मेन प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगी। अच्छा 1000 रुपए का सामान है, उसके ऊपर 18% यानी कि 180। अब गवर्नमेंट को देना तो हमें कितना है, टोटल 180 देना है, टोटल 180 ही देना है। अब सिर्फ फर्क इस चीज का है कि ये 180 किस तरीके से जाएगा। देखो अगर वहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी कि इंटर स्टेट है, तो चार्ज क्या होना है आईजीएसटी ही होना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस केस में बोल देंगे 180 का आईजीएसटी चार्ज होगा। बात समझ में आई? तो अगर मैंने उत्तराखंड से महाराष्ट्र में कोई सामान सेल किया है तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा 180 रुपए का जीएसटी बनता है, जो कि आईजीएसटी के नाम पे मैं पे कर दूंगा। वो जीएसटी कौन सा चार्ज होगा उसको क्या नाम लूंगा आईजीएसटी। प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर हमने बहुत इन डेप्थ समझा है कि कैसे टैक्स की जो प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह की टैक्स कैसे वहां पे पोर्टल पे कैसे होता है, कैसे पे किया जा सकता है, वो सब चीजें हमने कोर्स के अंदर सीखी, जो हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे। यहाँ पे काफी कुछ डिफरेंट समझेंगे। तो इंटर स्टेट के केस में हम क्या चार्ज करेंगे आईजीएसटी। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर ये इंट्रा स्टेट है, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि एसजीएसटी भी चार्ज होगा और सीजीएसटी भी चार्ज होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, देखो भाई गवर्नमेंट को टोटल टैक्स तो 180 रुपये जाना है। टोटल टैक्स कितना जाना है 180 रुपए। गवर्नमेंट अब ये नहीं कहेगी ना कि भाई 18% अच्छा 180 नहीं, ये तो तुम्हारा लोकल में हो गया, डबल पे कर दो ना। गवर्नमेंट कह रही है टैक्स तो मुझे उतने चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, लोकल में सेल कर रहे हो सेम स्टेट में, ये बात करो, बस टैक्स जो पे कर रहे हो उसका नाम बदल देंगे। इस केस में क्या होगा, मैं ऐसी 50-50 कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा हाफ हाफ कर दूंगा, इसको 50-50 कर दूंगा। तो 90 रुपीज एससीएसटी के नाम पे, 90 रुपीज सीजीएसटी के नाम पे। अब मार्केट से आप कुछ भी सामान खरीदेंगे ना, कभी भी मॉल से खरीद रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं या फिर डोमिनोज वगैरह में जा रहे हैं, तो वहां पे ये चीज जरूर देखना, ठीक है। उनकी इनवॉइस देखना, वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि वो सेम स्टेट में आपको सप्लाई कर रहे हैं और वहां पे सेम अमाउंट दो बार लिखी होगी, एक सीजीएसटी में और एक एसजीएसटी। रेट डिफरेंट हो सकता है, 18% की जगह हो सकता है वहां पे टोटल मिला के 5% चार्ज हुआ। फूड आइटम्स पे बहुत जगह 5% होते हैं, हो सकता है कुछ लग्जरी आइटम्स या स्पेशल आइटम हो तो 28% भी चार्ज हो, वो एक अलग चीज है, बट कैलकुलेशन ऐसे हो रही होगी। इसमें बस मैं लास्ट चीज एक और बता देता हूं आपको कि जो एसजीएसटी है, जो एससीएसटी है, ये अमाउंट जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और ये जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बस हमें उससे क्या लेना है, वैसे गवर्नमेंट आपस में कैसे कुछ ही करे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है हमें, लेकिन पता तो होना चाहिए नहीं कि वो पैसा कहाँ किसके पास जा रहा है, मतलब क्या इन टैक्सेस का। और जो इंटीग्रेटेड है इसमें उनकी अपनी हिसाब है, इसमें से कुछ सेंट्रल के पास जाएगा, सेंट्रल के पास, और कुछ स्टेट के पास जाएगा, वो अपना सेटल है। 50-50 होता है नॉर्मली, बाकी कुछ और कैलकुलेशन है तो वो उनकी अपनी है। हमें तो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये कि फुल फ्लेश करियर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पता है ये चेक करना है, जहाँ पे 25 लाख तक कैसे अर्न कर सकते हो वो आप देख सकते हो। और पेड कोर्सेज जो कि 499 से भी सर्टिफिकेट स्टार्ट है, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन कोर्सेज को आप ज्वाइन करके एक्चुअल में अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, इस में अपना पूरा करियर बनाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पे फर्दर आगे स्टडी करें। आज की वीडियो में ना हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसके मतलब मैं कहूंगा कि जीएसटी
इसके बिना अधूरा है। तो जीएसटी टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, और सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग इसी के कारण होती है। लीगल तरीके से अगर टैक्स बचाना है तो उसका एक सबसे बड़ा ऑप्शन है आईटीसी। ठीक है, तो आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ही पूरा समझेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे, और ये समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो जीएसटी में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको कभी भी ना डबल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आपको डबल टैक्स नहीं पे करना है, आपको सिर्फ कितना वन टाइम टैक्स पे करना है। कितना? वन टाइम टैक्स पे करना। बात समझ में आई? एक बार टैक्स करने का दो तरीके हो सकते थे। एक चीज समझिए कि ऐसा मान के चलते हैं, एक मोबाइल है, सैमसंग ने उसको मैन्युफैक्चर करा, ठीक है, यहां से ये मोबाइल चला था 1000 रुपीज का, एक सिंपल नॉर्मल है, ऐसे लेके चलता है। ये मत पूछना कि सर सैमसंग का 1000 रुपीज में कौन सा हुआ। आई डोंट थिंक अब तो कीपैड वाले भी आते होंगे 1000 रुपीज में। तो सैमसंग का 1000 रुपीज का मोबाइल उनकी कंपनी से चला था, तो सैमसंग को जो सैमसंग ने आगे सेल किया, ये कितने का? 1000 रुपीज का सेल। फिर यहां से गया होलसेलर से, पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं। यहां से गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब गया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सेल किया किसको? होलसेलर को। यहां पे हम कह देते हैं इन्होंने 100 रुपीज ऐड कर दी। होलसेलर ने ऐड इसको रिटेलर को दिया और 100 रुपए ऐड करके, और रिटेलर ने फिर यहाँ पे कस्टमर को दिया और 100 रुपीज ऐड करके। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो सामान 1000 रुपये का चला था वो अभी 1300 रुपए का चार्ज हुआ। अब हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा कि 1300 रुपीज इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के लिए 10% बोल देते हैं, 10% का कोई रेट होता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा 10% का कोई रेट नहीं है, बट कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम कहते हैं कि 130 रुपये का इसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ, 143 रुपीज 0 कस्टमर इसका टोटल पे करेगा। ठीक है, तो इसमें से 1300 रुपए किसके पास जाएंगे? रिटेलर के पास चले जाएंगे, अपने पास रखिएगा, और 130 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या एक मोबाइल पर टोटल कितना बार जीएसटी चार्ज किया? सिर्फ एक बार किया, और टोटल कितना चार्ज किया? 130 रुपीज चार्ज किया। क्लियर हुई बात? ये समझ में आया सब कुछ? बट अगर गवर्नमेंट इस तरीके से जीएसटी चार्ज करती कि सिर्फ आखिरी में जो सेल कर रहा है कस्टमर को वो जीएसटी पे करेगा, मतलब रिटेलर जो है कस्टमर से लेगा और रिटेलर पे कर देगा, सैमसंग को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को इनके ऊपर कोई लायबिलिटी ना लेके आती जीएसटी के रिगार्डिंग, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। क्यों गड़बड़ होती? इस केस में यहां तक तो टैक्स का कोई इंप्लीकेशन ही नहीं आया ना। नंबर 2 की जो सेल होती है ना, मतलब बिना जीएसटी की, वो बहुत ज्यादा हो जाती। यहां से होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेचता तो, या फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता और रिटेलर कस्टमर को बिना बिल के बेच देगा, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं किया। गवर्नमेंट को जीएसटी अब भी एक मोबाइल पे एक ही बार लगाना है और टोटल मिला के 130 रुपए ही लगाना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ना थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ पे चार्ज कर दिया, थोड़ा यहाँ पे चार्ज कर दिया। तो उस तरीके से फिर हमारे कंसेप्ट आया आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 था कि एक तरीका तो ये था सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये फायदेमंद क्यों नहीं था वो भी मैंने आपको समझा दिया। चलो अब समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क कैसे करता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने पहले कोई वीडियो देखी है, तो उसका एग्जांपल वहां पे मैंने शायद फिलिप्स और डोमिनोज का लिया था, है ना। तो इस बार कुछ डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि सर आप एक ही बार एग्जांपल हर बार दे देते हो। तो आप समझ के चलिए, मोबाइल का ही एग्जांपल ले लेते हैं इस बार। आपकी शॉप है, ठीक है, आप ऐसे ही लेते हैं, आप क्या हो? सैमसंग हो, करेक्ट। आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो? मोबाइल करते हो, और आगे क्या करते हो? मोबाइल सेल करते हो। 10,000 का मोबाइल है, इसके ऊपर 1800 का आप जीएसटी चार्ज करोगे 18% के ऊपर, और 11,800 रुपए कस्टमर से ले लो। बात समझ में आई? यहां तक तो सब क्लियर है। इतना हम देख चुके हैं कि कस्टमर इतना पे करेगा, इतना गवर्नमेंट के पास जाएगा और इतना कंपनी के पास जाएगा।
तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना गया जीएसटी का? 1800 रुपये चला। अब बात समझ लो, सैमसंग ने इससे पहले बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी, ठीक है। अब इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉर एग्जांपल इसने मदरबोर्ड खरीदा था। मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें, स्क्रीन, मदरबोर्ड, पार्ट्स अलग अलग खरीदे थे। मदरबोर्ड अगर हम कह रहे हैं कि इसमें 5000 रुपीज का आया था, ठीक है, इसके ऊपर 900 का जीएसटी चार्ज हुआ और टोटल सैमसंग ने उसको पेमेंट करी थी मदरबोर्ड वाली कंपनी को 5900। अब सैमसंग क्या कह रहा है, बात समझो। सैमसंग का गवर्नमेंट को कहना यह है कि देखो, आप गवर्नमेंट एक तरफ तो कहते हो कि एक बार जीएसटी लोगे, अब एक मोबाइल बनाने में जीएसटी तो 2 बार चला गया ना। एक बार तो मदरबोर्ड का पार्ट के ऊपर गया, फिर दोबारा से 1800 रुपए पे हुआ, तो यहाँ पे 2 बार जीएसटी चार्ज हो गया। क्योंकि देखो मदरबोर्ड क्या है, पहले तो मैंने 900 रुपए पे कर दिए थे, वो 900 रुपए किसके पास? गवर्नमेंट के पास गए। 900 रुपए किसके पास? गवर्नमेंट के पास गए। अब 10,000 के अंदर मदरबोर्ड की वैल्यू भी तो है, 10,000 के अंदर मदरबोर्ड की भी वैल्यू है, क्योंकि 10,000 मोबाइल की तो टोटल कॉस्ट तो बे, और आपने 10,000 के ऊपर 1800 रुपए फिर से लगा दिया। मतलब आपने क्या करा, मदरबोर्ड के ऊपर एक बार फिर से जीएसटी लगा दिया। और गवर्नमेंट को कह रहा है सैमसंग कि देखो, आप कह तो एक बार रहे थे, आपने टोटल 1800 प्लस 900 मुझसे 2 बार जीएसटी ले लिया। गवर्नमेंट को लगा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है कि अभी मुझे टोटल जीएसटी कितना लेना था, 10,000 के ऊपर चार्ज करूँ ना मैं बार। गवर्नमेंट को क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हाँ सही कह रहे हो, मुझे एक बार चार्ज करना, जो फाइनल वैल्यू है 10,000, 10,000 के अंदर तो सब कुछ इंक्लूड है, इस 10,000 के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, तो बस मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि 1800 रुपए आपसे लेने, बाकी नहीं लेने। तो इस केस में कंसेप्ट आया आईटीसी का। गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होगा, और एक बार में क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। गवर्नमेंट ने कहा 1800 रुपीज आप क्या करोगे, कस्टमर से ले लोगे, कस्टमर से ले लोगे 1800 रुपीज। अच्छा, अब वैसे तो क्या था कि 1800 रुपए आपको कस्टमर से लेके मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे। गवर्नमेंट ने कहा आप कस्टमर से 1800 रुपए लोगे और वो मुझे पे कर दोगे 1800 रुपए, मगर एक काम करना, 900 रुपए आप ऑलरेडी पे कर चुके हो ना। आपने किसी कंपनी को दिया था, मदरबोर्ड की कंपनी, मुझे नहीं पता कौन सी, एबीसी बोल देते हैं, ठीक है। आपने जैसे मीडियाटेक वगैरह के तो प्रोसेसर आते हैं, मदरबोर्ड आई एम नॉट श्योर किसका आता है, तो एबीसी कंपनी का मदरबोर्ड है, तो आपने उससे परचेज किया था, तो 900 रुपए आपने उसको दिए थे, वो 900 रुपए मेरे पास आ गए थे। गवर्नमेंट ने कहा कि ये 900 रुपए तो मेरे पास आ गए, तो एक काम करो 900 रुपए इसमें से कम कर लो, अब कितने, टोटल 900 रुपए पे करो मुझे। तो गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 900 रुपए। तो अब एक तरफ समझो, अब पूरा समझो, गवर्नमेंट को पूरा पैसा मिला या नहीं मिला? हाँ, गवर्नमेंट को पूरा पैसा मिला। 900 रुपए तो अब ले लिए और 900 रुपए पहले वाले गवर्नमेंट ने रख रखे थे, तो गवर्नमेंट के पास टोटल 1800 रुपीज पहुंच गए। सैमसंग अपनी कैलकुलेशन कर रहा है कि गवर्नमेंट को मैंने कितना पे किया, उसने कहा कि ओके 1800 रुपए पे करने थे ना, उसमें से 900 तो मैंने पे ही नहीं किए, 900 अब पे किए और 900 मैंने पहले पे कर दिए थे, टोटल गवर्नमेंट को 1800 कर दिए थे। मतलब पहले 900 दे दिए थे, 900 अब दे दिए, 1800 चले गए। तो एक चीज के ऊपर एक ही बार टैक्स गया टोटल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा जब जब जो सेल होती रहेगी उसके ऊपर उतना उतना जीएसटी लगाते रहना, और जो जीएसटी पे कर चुके हो उसको माइनस करते रहना, बाकी अमाउंट मुझे पे कर दो। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, पुराने वाले जो टैक्स ऑलरेडी पेड है, इसका जो बेनिफिट ले रहे हैं हम, इसको जो माइनस कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि हमने क्या करा, जो परचेज के इनपुट के टाइम पे, सामान परचेज करते टाइम जो टैक्स पे किया था उसका हमने क्रेडिट ले लिया, उसका बेनिफिट हमने ले लिया, तो अभी इतना ही पे होगा। इसको नोट डाउन कर लो, माइंड में एक दो जो डाउट होंगे नेक्स्ट एग्जांपल से वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसपे 25 लाख रुपीज आप कैसे अर्न कर सकते हो टैक्सेशन और अकाउंटिंग में अपना करियर बना के। बहुत बड़ी अमाउंट है बट कैसे पूरा समझाया है, आप उस लिंक को देख सकते हो। प्लस फुल फ्लेज अर्निंग ओरिएंटेड एडवांस रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह, और उससे बहुत कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग ओरिएंटेड कोर्सेज ऐप के अंदर कवर्ड है। ऐप का नाम है स्मार्शियस, IOUS, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके पेड कोर्सेज ले सकते हो। उसके अंदर कंटेंट कंप्लीटली डिफरेंट है और ये जो पढ़ रहे हैं ये कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वो अर्निंग ओरिएंटेड बहुत एडवांस लेवल का है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब यहां से हम समझते हैं जो पहले एग्जांपल लिया था ना हमने, कौन सा,
सैमसंग, सैमसंग से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। करेक्ट। यहां पे हम इसको लेते चलते हैं 1000 रुपीज, इसने 2000 में बेचा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए 3000, सबने 1000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया और इसने 4000 में बेच दी। बात समझ में? अच्छा, जब सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, अब इससे आगे को देखो मत, अभी तो सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 1000 रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटर से इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा ना, कितना इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम 10% मान लेते हैं फिलहाल, कितना इजी कैलकुलेशन के लिए 10%, 100 रुपए इसने चार्ज कर। करेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर टोटल कितना पे करेगा? 1100। बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को बेचा 2000 रुपए का, तो वो कहेगा कि भाई इतने की सेल के ऊपर जीएसटी बनता है 10%, यानी कि 200 रुपए, तो होलसेलर से कितने रुपए लेगा? 2200 रुपए। बात समझ में आई? होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा इसके ऊपर फिर से 10% लेगा, तो कितना हुआ? 3300 रुपीज हुआ। रिटेलर होलसेलर को कितना पे करेगा? 3300। जब रिटेलर 4000 पे बेचेगा तो ये कितना? 400 रुपए चार्ज करेगा, यानी कस्टमर कितना पे करेगा? 4400। अब यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो हमें लग रहा है 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 300 600, 600 और 400 1000, तो ये तो बहुत ज्यादा जीएसटी हो गया कि गवर्नमेंट को कम कह रही थी तो बार बार हर लेवल पे जीएसटी चार्ज करे जा रहे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, पुराने वाले का आईटीसी लेता हूँ। सैमसंग के अगर इसने पहले कुछ खरीदा था उसके ऊपर टैक्स पे करा था तो वो इसका आईटीसी ले लेगा। हम बात करते हैं अगले लेवल से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को बेच रहा है, गवर्नमेंट को पे कितने करने थे? 200 रुपए, बट गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना उसको माइनस कर दो, तो यहां से ये वाला पहले माइनस कर दे, तो गवर्नमेंट को वो देगा कितना? सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए अपने पास रख लेगा, 100 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे। अब जब होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो होलसेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की, गवर्नमेंट को 300 रुपए जो लिए थे रिटेलर से वो गवर्नमेंट को देने थे, बट गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई आपने जो पहले टैक्स पे कर दिया है 200 रुपए, उसको माइनस कर दो, तो टोटल कितना बचा? 100 रुपए। तो यहाँ पे आप मुझे 100 रुपए पे कर दो। रिटेलर के पास आई, रिटेलर को कितना लेना था? गवर्नमेंट को देना था 400 रुपए, क्योंकि कस्टमर से 400 लिए, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पहले पे कर दिया उसको माइनस कर दो, तो टोटल कितना? आप 100 रुपए दे दो। बात समझ में? और यहाँ पर सैमसंग ने 100 रुपए दे ही दिए थे। बात समझ में? क्योंकि ये तो इसमें हमने मान के चला ना, इससे पहले कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरू होगा 100 रुपए। अब टोटल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया? 400 रुपए। टोटल कितना गया? 400 रुपए। और जाना कितना चाहिए था? फाइनल प्रोडक्ट 4000 रुपीज का, तो इसके ऊपर 10% यानी कि 400 रुपए ही जाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में 400 रुपए गया। हमने पुराना लेते हर लेवल पे गए ताकि कहीं पे कोई चोरी ना हो जाए टैक्स की, बट हम पुराने वाला वापस भी करते चले गए। तो एक तरीके से ऐसा हुआ ना, मैंने आपसे क्या कहा 200 रुपए दो और 100 रुपए अपने वापस ले लो, तो वो वाला सिस्टम चले जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं यहाँ पे उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पेड कोर्सेज हैं तो उसके अंदर तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्जांपल आते हैं, फर्दर कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, बट यहाँ पे करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो यूट्यूब का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम फर्दर आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं पूरा का पूरा जीएसटी पोर्टल के बारे में, कि जीएसटी पोर्टल का कहाँ पे मतलब जो जीएसटी की वेबसाइट है वो किस तरह से, कहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं, एक ब्रॉडली ओवरव्यू लेने वाले हैं हम इसका। क्लियर है? तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम क्या है? gst.gov.in, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स .gov, गवर्नमेंट का स्मॉल है .in। ठीक है, देखो ये वेबसाइट आपके पास ओपन होके आएगी। इसमें पहले हम नीचे का देखते हैं, मेन्यू बाद में देखते हैं कहाँ पे क्या है। मैं इसमें बात करता हूँ यहाँ पे न्यूज़, अपडेट्स, इवेंट्स, जितने भी न्यूज़, जितने भी अपडेट्स होंगे ना, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो जो भी आप गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट्स देती रहती है वो सब आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आप ले सकते हो। हाउ आई कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, हाउ डू आई फाइल इन्फॉर्मेशन, वॉलंटरी पेमेंट का, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये इनकी कस्टमर सपोर्ट नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है, जिसपे कॉल करके आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है तो ग्रीवेंस है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरीके की तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। इसके बाद इधर बात आते हैं टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन का। जब जीएसटी में किसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कहाँ से करेंगे?
यहाँ से करेंगे। ये फाइंड है जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं ना उनकी डिटेल्स यहाँ से निकल जाती है जो जीएसटी में वर्क कर रहे हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है या तो यहाँ से, और फाइंड ए टैक्स पेयर करना है तो आपको यहाँ से करना है, ठीक है। जीएसटी प्रैक्टिशनर ना गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम होते हैं, कभी कभी होते हैं वो, तो उसमें जीएसटी के लिए ऑथराइज कर देते हैं आपको, एक एडिशनल अथॉरिटी हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। वैसे तो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग वगैरह का वर्क आप बिना किसी परमिशन के भी अपने बिहाफ पे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जीएसटी प्रैक्टिशनर की अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं, वहाँ एग्जाम अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप जैसे सर्टिफिकेशन का ये कोर्स मुझसे पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे रिकॉग्निशन मिल जाए, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज आपको यहाँ से मिल ही गई है, थोड़ा सा उसका सिलेबस देख के स्लाइटली एक्स्ट्रा करना होगा, सब कुछ आपको ऑलरेडी आ चुका होगा, तो वो आप वहाँ पे यूज करके अपने एक एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस भी बहुत नॉमिनल होती है, 400-500 शायद उसकी फीस है, तो वो आप डिटेल्स देख के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ पे आता है कि कौन सी अब किस डेट में कौन सी रिटर्न फाइल होनी है, तो कभी हर महीने आपको चेक करना हो तो यहाँ से देख सकते हो। फेब की 3B आपका फाइल करेंगे मार्च 20 में, फेब की जीएसटी 5 मार्च 20, ये सारी डेट्स यहाँ पे आपके पास हैं। क्लियर है। नीचे इसकी बेसिक है, अबाउट जीएसटी, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है, हिस्ट्री कैसी है, वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इससे रिलेटेड और वेबसाइट्स क्या है, हेल्प डिटेल्स, कॉन्टेक्ट अस इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे गिवन है। इनका यूट्यूब चैनल जो है जी वो यहाँ पे दिया है। तो ये मतलब एक बहुत बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इस जीएसटी। चलिए अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमने काफी कुछ पहले पढ़ लिया है, थोड़ा सा स्लाइटली रिपीटेशन है, प्लस जो चीजें हमने पढ़ी है ना, जो मैं आपको कह रहा था टेक्निकल टर्म्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उन टेक्निकल टर्म्स को ना थोड़ा लीगल लैंग्वेज में देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। सो पहले बात मैं करता हूँ कि वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो मेरे सबस्यूम्ड हो गए, मतलब अभी रिप्लेस हो गया है, किसके थ्रू, जीएसटी के थ्रू। हमने ये सारा देखा था, एक्साइज, हमारा सर्विस टैक्स, सीवीडी, एसएसीडी, सीएसटी, सेस एंड सरचार्ज, ये सारे कवर हो गए। ये जो इसमें मैंने जैसे सीवीडी, एसएसीडी नहीं बताया, स्किप करना इनको, ये काफी पहले के होते थे। स्टेट लेवल पे कैसे हो गए, वैट, इंटरटेनमेंट, लग्जरी, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स हो गया हमारा, सेस और सरचार्ज, ये सब अभी हमारे खत्म हो गया। इन सब की जगह क्या आ गया, एक सिंगल टैक्स आ गया जिसको मैं क्या बोलता हूँ अभी, जीएसटी। जीएसटी में ना ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड हैं, मतलब ये नॉन जीएसटी आइटम्स हैं, इसके ऊपर जीएसटी कभी लगेगा ही नहीं। कौन कौन सी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको कभी चेक करना, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं हुआ होता है। प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी जब आप ट्रांसफर करते हैं ना वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता, वहाँ स्टैंप ड्यूटी लगती है आज भी। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे जो होता है वो हमारे कौन सा टैक्स देते हैं हम, कस्टम ड्यूटी लगता है। सो ये भी हमने देखा था, वहाँ पे आईजीएसटी भी आता है हमारा, मतलब जीएसटी आता है, बट कस्टम ड्यूटी आज भी है, वो जीएसटी एडिशनल चीज हो जाती है हमारी। अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है ना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, कंज्यूमेबल वाली अल्कोहल होती है, उसके पास भी आज भी क्या है, उसमें जीएसटी नहीं चार्ज होता है, उसमें पुराने टैक्स ही चार्ज होते हैं, वैट वगैरह चार्ज होते हैं। पेट्रोल पे भी अभी तक जीएसटी नहीं, आपकी न्यूज में देखते हैं ना कि पेट्रोल को जीएसटी में लिया और रेट कम हो जाएंगे, रेट कम हो जाएंगे, तो वो इसीलिए क्योंकि आज भी वो जीएसटी में नहीं है। हाई स्पीड डीजल, डीजल जो आपके हो गए, मोटर स्पिरिट जिसको मैं नॉर्मली क्या पेट्रोल बोलता हूँ, वो पेट्रोलियम क्रूड मतलब क्रूड ऑयल है पेट्रोल का, और ये वाला जो है ये पेट्रोल है प्रॉपर। नेचुरल गैस हो गया, टर्बाइन फ्यूल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। सो ये ना मतलब जो पेट्रोलियम टाइप से चीजें हैं, तो इन पे भी क्या है, जीएसटी चार्ज नहीं है। सो आपको ये पता होना चाहिए। ये वाला तो देखो आपका नोट करा हुआ है, लिखना है तो दोबारा कुछ लिख लो, ठीक है। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉन जीएसटी, इस पे कोई जीएसटी चार्ज ही नहीं होना है। फिर अभी ये देखते हैं टैक्स हिरार्की। टैक्स हिरार्की में क्या है कि मतलब कोई भी इंडिया में कोई भी लॉ आना है, कुछ भी आना है, तो उसका कुछ सिस्टम इस तरह से रहता है। सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान, जो हमारा कब बना था, हमारा इंडिपेंडेंस के बाद 1950 के टाइम पे बन गया था। सो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे संविधान में सारी बातें लिखी हैं कि पूरा देश किस तरह से चलेगा, रूल्स रेगुलेशंस, आपको एक्ट वगैरह बनाने हैं तो कैसे बनेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या बनाता हूँ, एक्ट बनाता हूँ। जैसे जीएसटी एक्ट हो गया मेरा। जीएसटी एक्ट वाइडर टर्म होती है, इसमें ना बहुत कुछ लिखा होता है। फिर उसमें आता है रूल्स। एक्ट में ना ब्रॉडर टर्म बातें लिखी होती हैं कि
कोई चीज कैसे होगी, मतलब उसने सिंपल सा कह दिया। फिर रूल्स में होता है कि आपका उस चीज को प्रॉपर छोटी छोटी बातें उसमें लिखी होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ट्रैफिक एक्ट है तो उसमें लिख दिया कि ठीक है अभी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है वरना आपके फाइन लगेंगे। वो सब रूल्स में डिटेल बताया कि भाई अभी रूल्स में कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको इतने 1000 का फाइन लगेगा, जितना भी है। सो ये कहाँ लिखा होता है, रूल्स वगैरह में लिखा होता है। फिर रेगुलेशंस होती हैं, इसी के रूल्स में थोड़ी सी और डीपली चले जाते हैं तो वहाँ पे और डिटेल में जो बात कही होती है वो कहाँ कही होती है, रेगुलेशंस में। नोटिफिकेशन होती है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ना कुछ अपडेट्स सेंड करती रहती है, मतलब कुछ चेंजेस लेके आती रहती है, कुछ नया लेके आती है। तो वो कहाँ किसके थ्रू लेके आती है, नोटिफिकेशंस के थ्रू। और लास्ट में सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस। नोटिफिकेशन एक वाइडर टर्म, बड़ी चीज हो जाती है। जो छोटी कोई क्लैरिफिकेशन लेकिन आनी होती है ना, कुछ क्लैरिटी, मतलब लॉ में कुछ लिखा है पहले से बट अभी उसको कुछ क्लियर करना है, या फिर कोई ऑलरेडी नोटिफिकेशन है उसके बारे में कुछ क्लैरिटी लानी है, सो वो सर्कुलर या फिर इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें मेरे लिए क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे वाइडर चीज हो गई। फिर उससे छोटा एक्ट, फिर रूल्स, फिर रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, इस तरह से मेरे हिरार्की फ्लो करती है। क्लियर है। जो ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विस है, इसका मीनिंग अब समझना स्टार्ट करते हैं कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। नॉर्मल हमें पता है गुड्स मतलब सामान, सर्विस मतलब कुछ भी सर्विस देना, जैसे टीचिंग, सीए वगैरह, ओके। बट लीगल लैंग्वेज क्या कहती है वो भी तो हमें देखना है ना थोड़ा सा, तो उसको यहाँ पे कवर करते हैं। गुड मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट आपकी मूव कर सकती है उसको मैं क्या कहता हूँ, गुड्स कहता हूँ। जैसे मैं आपको बात करता हूँ क्लोथ्स, पैक्स हो गए, मोबाइल हो गया, आपके कोई भी चीज, आपके व्हीकल हो गए, सब चीजें कहाँ पे कवर हो गई, गुड्स के अंदर कवर हो गई। सर्विस के अंदर क्या आ जाता है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो कुछ भी आपका गुड्स में कवर नहीं हुआ वो सर्विस में, मतलब सब कुछ तो कवर कर दिया भाई। जीएसटी सब चीज पे लगेगा, या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विस पे लगेगा। तो गुड्स, जो चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस होगी, तो 100% हो गया ना, अभी सब कुछ तो कवर हो गया यहाँ पे। तो सर्विस की डेफिनेशन ना बहुत वाइड हो गई। उसने कहा गुड्स के अलावा सब कुछ सर्विस है। बात क्लियर आई। इसमें ना मनी और सिक्योरिटीज, ये दोनों चीजें एक्सक्लूड करी है, मतलब ना तो मैं इनको गुड्स बोलूंगा ना मैं इनको सर्विस बोलूंगा। मनी मतलब जैसे पैसा, दिक्कत हो जाती है अगर पैसे को भी इन्होंने गुड्स या सर्विस में कह दिया होता। क्या हो जाता है फिर, मैंने आपको 2000 रुपीज दिए, फ्री में नहीं है, बदले में आपसे चेंज रुपीज ले लिए, ठीक है। मैंने 500 के फोन आपसे नोट ले लिए, ठीक है ना। सो अभी क्या हुआ, मैंने आपको कुछ दिया, अगर पैसा गुड होता, मैंने आपको गुड्स दी और बदले में आपने भी गुड्स दी। सो इसके ऊपर क्या होता है, अभी मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ जाता। तो मैं जैसे 2000 रुपए दिए आपको, तो 2000 के ऊपर फॉर एग्जांपल 200 रुपीज मैंने जीएसटी चार्ज कर दिया। फिर ये तो रिपीटेशन हो जाता, उधर से आप मुझे दे रहे हो तो आप भी तो गुड्स दे रहे हो, फिर इस पे जीएसटी चार्ज हो जाता। अब 200 रुपीज दिए, उसके ऊपर जीएसटी, वो भी तो गुड्स गई, तो जीएसटी के ऊपर भी तो जीएसटी आ जाना चाहिए था फिर। तो ऐसे तो कभी एंड ही ना होता, और पैसे को हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो डबल जीएसटी हो जाता। सो इलॉजिकल टर्म हो जाती बिल्कुल ही। सो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पैसे को मैं क्या करूंगा, ना तो गुड्स है ना सर्विस है। जब गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो उस पर क्या टैक्स भी नहीं लगेगा। क्लियर। फिर सेकंड चीज आती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब सिक्योरिटी नहीं है, एक तो सिक्योरिटी वैसा हो जाता है ना सेफ्टी, वो वाला सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरह की चीजें। तो शेयर्स, डिबेंचर्स अगर आपके हैं तो उनके ऊपर भी क्या जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो ना गुड्स है और ना सर्विस है। जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स या सर्विसेज पे, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स। पहले ग्रोइंग क्रॉप्स की बात करते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स कैसी, जो फसल वगैरह होगी। सो अभी इन्होंने ना यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्योंकि फसल होती है, कुछ भी हमारी क्रॉप होती है। सो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं भाई ये तो जमीन से जुड़ी हुई है तो इसको मूवेबल तो नहीं है, बट देखा जाए तो मैं उसको कट करके मूवेबल करके तो बेच दूं। सो उन्होंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए कह दिया कि भाई ये मूवेबल आइटम है, नॉर्मल मूवेबल आइटम है, इसको गुड्स के अंदर हम कवर करके चलेंगे। एक्शनेबल क्लेम्स कौन कौन से होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं मेरे ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स। अगर मेरे पास कोई अनसिक्योर्ड डेट्स है, मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा, उधार है, कोई अनसिक्योर्ड है जिसपे सिक्योरिटी नहीं है। इंश्योरेंस का कोई डेट है, उधार है, राइट टू अरियर ऑफ रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह की बात है, तो वो सो ये प्रैक्टिकली इतना ज्यादा यूज नहीं होता है हमारे। और सर्विस में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी। पैसा अपने आप में गुड्स नहीं है या सर्विस नहीं है, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा,
बट पैसा कन्वर्ट करने के लिए या फिर आपने क्या करा, उसको ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरीके से उसमें कुछ चार्ज कर लिया। जैसे अभी क्या हुआ, आप मेरे पास आया, आपने कहा कि मुझे ना अपने, अभी तो नहीं चलता, अभी तो क्या मोबाइल पे, आपके फोन पे गूगल पे इतना हो गया, आप खुद ही किसी को ट्रांसफर कर देते हो। पहले चलता था, पहले क्या होता था, इतनी सारी सर्विसेज नहीं थी तो पैसा किसी और जगह भेजना मुश्किल हो जाता था। तो क्या करते थे, शॉप्स हो जाती थी, कुछ हो जाती थी, बैंक भी चार्जेस कट करते थे। तो वहां पे क्या हुआ, आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे ना 20,000 रुपीज अपनी सिस्टर को सेंड करने हैं जो दूसरे सिटी में है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 20,000 आप ट्रांसफर करोगे ना, 100 रुपीज मेरा उसमें क्या होगा, कमीशन होगा, मैं उसमें अपनी फीस चार्ज करूंगा। आपने कहा ठीक है हम भाई, अभी मैंने कहा मेरा रिस्क भी है, मैं काम भी कर रहा हूँ तो अर्न करने के लिए बना हूँ। आपने कहा ओके, 20,000 तो गुड्स नहीं है ना सर्विस है, वो तो मनी है। तो मतलब 20,000 तो आपने पैसे दिए और उधर बात चली गई, आपके पैसे चले गए। सो इस पे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट 100 रुपए जो मैंने आपसे कमीशन चार्ज करा, ये तो मेरी सर्विस हो गई ना, मैंने आपको सर्विस दी, 100 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। 20,000 पे नहीं लगेगा, कितने पे लगेगा, 100 के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ऐसी कन्वर्जन ऑफ मनी, जैसे आपने डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करा, इसमें कोई बीच में कमीशन है आपका, तो वो भी बैंक वगैरह में बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, तो वहां पे वो चार्जेस वगैरह कट करते हैं, तो उतने एरिया पे आपका क्या होगा, जीएसटी कट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। सो आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला आप एक बार रीड कर लेना, ये वही सब है जो मैंने अभी आपको बताया। देखो पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख के बताते हैं कि जीएसटी चार्ज होने के लिए ना, तो छोटा छोटा लिखा जा रहा है, जूम करते हैं। जीएसटी चार्ज करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए या सर्विस होनी चाहिए, तभी मैं उस पर क्या करूंगा, जीएसटी चार्ज करूंगा। फिर उसका क्या होना चाहिए, उसकी ना सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई मतलब एक तरह से अगर मैं बोल देता हूँ, सेल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना, गुड्स मेरे पास रखी है, मेरा मोबाइल मेरे पास रखा है और उस पर भी मैं जीएसटी चार्ज करूँ, नहीं भाई, जब तक बेचोगे नहीं तो जीएसटी का क्या मतलब है। सो वो उसकी सप्लाई होना कंपलसरी है। सो मैं क्या कहूँगा, उसका सप्लाई होना जरूरी है। गुड्स होना, सर्विस होना जरूरी है। गुड्स किसको कहते हैं, सर्विस किसको कहते हैं, हमने देख लिया। सप्लाई किसको कहते हैं, अभी देखेंगे। प्लस उसके बदले में ना आपको कंसिडरेशन मिलना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब हो गया एक तरह से पेमेंट। जब तक आपको पेमेंट ही नहीं मिली, आपने फ्री में किसी को दे दिया, भाई एक तो पहले किसी को फ्री में दे रहे हो, उस पे भी जीएसटी चार्ज करोगे क्या, नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, इतने भी हम निर्दयी नहीं है। आप जब पेमेंट लेंगे ना तो ही जीएसटी चार्ज करेंगे। कुछ केसेस कहे हैं उन्होंने जहां पे कहा है कि फ्री में भी दोगे तो भी हम जीएसटी ले लेंगे आपसे, बाकी सब जगह पे क्या उन्होंने मना कर दिया कंसिडरेशन। उन्होंने कहा है कंसिडरेशन होना जरूरी है। प्लस उसके बाद क्या, वो ना बिजनेस रिलेटेड होना जरूरी है। अगर वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो आप उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। मतलब क्या, मैं आपको कुछ, मैं हूँ टीचर, ठीक है ना, मैं टीचर हूँ, मैंने अभी क्या करा है कि एक मेरे पास बुक रखी थी, मैंने जाके किसी को सेल कर दी। या मेरे पास बाइक थी, बाइक ना मैंने अपनी पर्सनल बाइक थी, सेल कर दी, ऑफिस की नहीं, बिजनेस की नहीं, पर्सनल बाइक थी, सेल कर दी। अभी क्या उस पर भी जीएसटी चार्ज करूंगा क्या, नहीं, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। मतलब उस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपके बिजनेस में या फिर यूज हुई हो एसेट। पर्सनल चीजें अगर आप सेल कर रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसको भी क्लियर हुआ। सो हमारा गुड्स होना जरूरी है, सप्लाई होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस रिलेटेड होना उसका कंपलसरी है। फिर इसके बाद उन्होंने ना मना कर दिया कि 3 चीजों पे आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। किस पे नहीं, नॉन जीएसटी आइटम्स पे। नॉन जीएसटी आइटम जैसे कैसे होगी, मेरी पेट्रोल, अल्कोहल, ये सब देखा ना हमने, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 वहां पे कुछ लिस्ट कही है कि इसके ऊपर ये एक्सक्लूड है सप्लाई की डेफिनेशन में, तो इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट में क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ कहा है कि देखो भाई सब कुछ ठीक है, इस पे जीएसटी लगना चाहिए था, बट हमने माफ कर दिया कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हमने कहा कोई नहीं, जैसे एग्रीकल्चर के सामान हो गए, जो वेजिटेबल्स वगैरह हो गए ना, उन्होंने कहा कि छोड़ो, हम इस पे चार्ज नहीं करते, एग्रीकल्चर वर्क पे जो आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हो उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे माफी है, एग्जाम्प्ट मतलब माफ कर दिया। एक होता है जीएसटी रेट, उसका कितना है, 0% है। सो
मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि जीएसटी नहीं लगा, मैं कहूंगा जीएसटी लगा है, बट कितना पे लगा है, 0 पे लगा है, तो एक तरह से नहीं लगा है ना। सो ये वाली चीज हो जाती है। और थर्ड क्या हो जाती है, जो हमने ऊपर ही देखी, वो गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, उसकी सप्लाई नहीं हुई है और बिजनेस रिलेटेड नहीं है। जो भी हमने ऊपर देखा, अगर वो सब फेल कर देता है तो वो सब चीजें भी हमारी क्या हो जाएंगी, उन पे भी जीएसटी नहीं चार्ज होगा। क्लियर है? इसको प्रॉपरली नोट कर लेना क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्लियर है ये वाली बात? सो हमने गुड्स क्या होता है ये देख लिया, सर्विस क्या होता है ये देख लिया, सप्लाई क्या होगा, कंसिडरेशन, ये सब बाकी चीजें जो है आगे देखते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी एक चीज हमें और देखनी थी कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी किसी को रिक्वायरमेंट होती है। किसको रिक्वायरमेंट होती है? नॉर्मली मैं अगर पहले क्या था, अगर मैं पहले की बात करता हूं तो पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि जब आपका सेल, आपका टर्नओवर हम वर्ड यूज करते हैं हम जीएसटी में, जनरल लैंग्वेज में मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो क्या मैं उसको सेल बोल सकता हूं, बट टर्नओवर और सेल के अंदर काफी डिफरेंस है। सो मैं कह रहा हूं कि जब मेरी टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर हो जाएगी, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। जब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा उसके बाद ही मेरे ऊपर सारे ये रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, तभी मुझे जीएसटी कस्टमर से चार्ज करना होगा और तभी मुझे आईटीसी मिलेगा। अगर मेरी वो थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं हुई है, मतलब मेरा टर्नओवर अभी 20 लाख का हुआ ही नहीं है, सो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्ट कुछ केसेस कहे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ तो आपको कंपलसरी होगा ही होगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना। जैसा कि एक केस आता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अगर आपने थोड़ा सा भी सामान सेल करा है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसका लेना पड़ेगा। अभी पहले तो सिंपल सी एक बात थी कि देखो भाई 20 लाख का टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है और कुछ लिमिटेड स्टेट से, जैसे उत्तराखंड में बात थी, सो वहां पे 10 लाख की लिमिट रखी थी, बट फिर ना ये लिमिट चेंज कर दी है। सो अभी जो एप्लीकेबल है वो क्या है, हमें ये देखना रहता है कि देखो नॉर्मल लिमिट तो यही रखी है आज भी। उन्होंने क्या कहा है कि भाई नॉर्मल लिमिट यही है 20 लाख और 10 लाख, कि नॉर्मल पूरे देश में चलेगी 20 लाख का टर्नओवर अगर आपका क्रॉस करता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, और अगर आपका सर्विस सेक्टर वो स्पेशल स्टेट्स हो जाते हैं आपके, तो आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो टर्नओवर की लिमिट क्या, 20 और 10। बट उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हो, मतलब आप सर्विस का कोई काम ही नहीं करते हो, बस क्या कर रहे हो, गुड्स डील कर रहे हो, लाइक मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम है या फिर मेरा ट्रेडिंग का काम है, तो वहां पे मुझे गुड्स ही करनी है, मुझे कोई सर्विस का काम ही नहीं, मैं कोई सर्विस किसी को नहीं दे रहा हूं। उस केस में मुझे टर्नओवर डबल कर दिया। डबल कितना, नॉर्मल पूरे कंट्री में कर दिया 40 लाख, कि भाई 40 लाख क्रॉस होगा ना तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, और उससे पहले जो 20 लाख कर दिया मेरा स्पेशल स्टेट्स में, तो दोनों जगह का मेरा क्या कर दिया, डबल। बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब मैं गुड्स दे रहा हूँ, सिर्फ गुड्स में डीलिंग कर रहा हूँ, मेरी सर्विस कोई भी नहीं है वहां पे। क्लियर है ये बात? सो ये मुझे पता होना चाहिए कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट एट प्रेजेंट क्या है। ये ऐसा क्यों करा है इन्होंने? इसलिए करा है कि भाई देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब क्या हो गया कि आपको ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। जीएसटी लो, उसकी सबमिट करो, रिटर्न फाइल करो, कभी कुछ। तो छोटे छोटे जो बिजनेस है, मतलब जिसकी सेल अगर बेचारे की 10 लाख 20 लाख या 40 लाख जैसा भी केस है, उतनी भी नहीं हो पा रही है, तो भाई उसको इन चीजों से दूर रखो, उसको अपना बिजनेस करने दो। हाँ, आपका मन करता है अपनी तरफ से तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख की सेल करी, मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे तो अभी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना है, सो मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। ऐसा क्यों करूंगा? जब मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा होगा। सो और भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, तो वहां पे अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं तो उस केस में मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। मतलब ये मेरे ऊपर है। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई 20 लाख या 40 लाख उसको क्रॉस कर लोगे, सो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मजबूरी हो जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उससे पहले भी लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप तो हमें टैक्स पे कर रहे हो, हम क्यों मना करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन ले लो। क्लियर है ये वाली बात?